नमस्कार। दिन भर की खबरों का अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। 12 सांसदों को निलंबन रद्द की मांग को लेकर विपक्ष ने बुधवार को एक बार फिर से हंगामा किया। आपको बता दें, मंगलवार को भी विपक्ष ने हंगामा कर राज्यसभा से वॉकआउट कर लिया था। इसी के चलते संसद परिसर में प्रदर्शन भी जारी रहा। प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल हुए। आने वाले कुछ दिनों में माना जा रहा है कि विपक्ष सरकार के ऊपर इसी तरह से मोर्चा करने के मूड में नजर आ रहा है। शीतकालीन सत्र में चल रहे हंगामे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुधवार को शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन संसद में शीर्ष मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। इससे पहले मंगलवार को भी पीएम मोदी ने रणनीति पर चर्चा के लिए मंत्रियों के साथ बैठक की थी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब विपक्ष राज्यसभा के 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। शीतकालीन सत्र के पहले दिन से ही दोनों सदनों में हंगामे का दौर जारी है। मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कृषि कानून वापस होने के बाद किसान आंदोलन अब दो गुटों में बंटा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल एक तरफ जहां पंजाब में बैठक के बाद कुछ जत्थेदारी 4 दिसंबर को आंदोलन खत्म करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत एमएसपी पर कानून और किसानों की सभी मांगों को पूरा न होने तक बॉर्डरों को ना खाली करने की बात कह रहे हैं। वहीं आंदोलन को दो गुटों में बढ़ता हुआ देख सरकार ने किसान नेताओं से 5 नाम मांगे हैं। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होनी है, जिसमें आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जा सकती है। कृषि कानून रद्द होने के बाद किसान आंदोलन अब दो गुटों में बंटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल पंजाब के कई किसान संगठन कृषि कानून वापस होने और आंदोलन की जीत के बाद धरना खत्म करने के पक्ष में है, तो कुछ किसान संगठन एमएसपी पर कानून और मुकदमों की वापसी समेत अन्य मांगों को लेकर धरना जारी रखने के चाहते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा कि जब तक सरकार किसानों की सभी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक हम बॉर्डर को खाली नहीं करेंगे। वहीं किसान आंदोलन के दो गुट होते देख सरकार ने किसान नेताओं से बातचीत की और उसके बाद 5 नेताओं के नाम भी मांगे गए हैं। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक होगी, जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति पर फैसला भी लिया जा सकता है। कृषि कानून के दौरान आंदोलनकारियों की मौत को लेकर लगातार मुआवजे की मांग आंदोलनकारियों की तरफ से उठाई जा रही है। ऐसे में संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह बयान दिया कि रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक किसी भी आंदोलनकारी की मौत नहीं हुई है और ऐसे में किसी को भी पैसे की सहायता नहीं दी जाएगी। कृषि कानून के दौरान आंदोलनकारियों की मौत को लेकर लगातार मुआवजे की मांग आंदोलनकारी की तरफ से उठाई जा रही है, लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी दी, पिछले 1 साल में कृषि आंदोलन के कारण किसी भी आंदोलनकारियों की मौत का रिकॉर्ड नहीं है और ऐसे में किसी मृतक आंदोलनकारी को वित्तीय सहायता देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। महंगाई की मार के बीच दिल्ली सरकार ने आम जनता को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 8 रुपए सस्ता हो गया है। दिल्ली सरकार ने कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल पर वैट घटाने का फैसला किया। बता दें, केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पर लगातार दिल्ली सरकार पर आम जनता को कुछ राहत देने का दबाव बन रहा था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया। दिल्ली सरकार ने जनता को राहत देते हुए पेट्रोल के दाम कम कर दिए हैं। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में वैट को कम करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद 1 लीटर पेट्रोल 8 रुपए तक सस्ता हो गया है। दिल्ली सरकार ने बैठक में पेट्रोल पर लगने वाले वैट को 30% से कम करके करीब 19% कर दिया है। हालांकि डीजल पर वसूले जाने वाले वैट में कोई कटौती नहीं की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने भी जनता को दिवाली पर गिफ्ट देते हुए पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी। हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र का आगाज 10 दिसंबर से धर्मशाला में होने जा रहा है। विपक्ष की तरफ से कई मुद्दे इस बार उठाए जाएंगे, वहीं पर सत्ता पक्ष की तरफ से हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। माना यह जा रहा है कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पुलिस के अनुबंध को घटाने को लेकर सदन में ये मुद्दे गूंजेंगे। विधानसभा परिसर में फिलहाल तैयारियां शुरू की जा चुकी है।
हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में 10 दिसंबर से होने जा रहा है। ऐसे में कुछ ही दिन बचे हैं। मंत्रियों और विधायकों के स्वागत के लिए धर्मशाला में तैयारियां की जा रही है। विपक्ष की तरफ से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर सरकार को घेरने की व्यवस्था है, तो सरकार विकास कार्यों के आधार पर विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को भी तैयार है। ये भी बता दें कि 9 दिसंबर को सत्तापक्ष और विपक्षी विधायक दल की बैठक भी होगी, जिसमें इस सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। वहीं इस दौरान कोरोना से जंग में 190 लोगों ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि इस दौरान करीब 10,000 लोगों ने रिकवर भी किया। इस बीच कोरोना परिवार के एक नए सदस्य ओमिक्रॉन, जो कि पूरी दुनिया में तेजी से अपने पैर पसार रहा है, वो जिसने करीब 14 देशों में जो कि पहुंच चुका है, जिसको लेकर दुनिया के कई देश सतर्क हैं। साथ ही भारत ने भी दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों को हाई रिस्क देशों की सूची में रखा है। हाई रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों को लेकर काफी एहतियात बरते जा रहे हैं। टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही अभी भी कोरोना का खतरा गया नहीं है, इसलिए मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें, खुद भी कोरोना के संक्रमण से बचें, औरों को भी बचाएं। देश में 24 घंटे में 6000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए, तो वहीं 10,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। साथ ही 190 लोगों ने कोरोना की जंग में लड़ते हुए दम तोड़ दिया। इस बीच कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया में तेजी से पैर पसार रहा है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दुनिया भर के देश सतर्क हैं। भारत ने भी दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों को हाई रिस्क देशों की सूची में रखा है। हाई रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों को लेकर एहतियात भी बरती जा रही है। इसके साथ ही टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर जोर दिया गया है। आपको बता दें कि दुनिया भर के करीब 14 देशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है, लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक भारत में कोई भी ओमिक्रॉन का केस सामने नहीं आया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित पुरुषोत्तम बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 2 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी जानकारी दी है कि 9 दिसंबर को हवन यज्ञ के साथ औपचारिक तौर पर गीता महोत्सव का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता महोत्सव के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की भी जानकारी दी है। सीएम ने बताया है कि 14 दिसंबर को गीता जयंती के दिन ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तम बाग में 1100 विद्यार्थियों से गीता का मंत्रोच्चारण करवाया जाएगा, जिसमें 50,000 से ज्यादा विद्यार्थी और लाखों लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र के विकास को लेकर किए गए कार्यों की भी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी ज्ञानानंद महाराज के अलावा हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और हरियाणा के कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी भी मौजूद रहे हैं। राकेश टिकैत का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर सरकार चाहे तो हमसे दस्तावेज मृतक किसानों के बारे में ले सकती है और उनको मुआवजा देने के लिए हम हमेशा एक आंदोलन करते रहेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो राकेश टिकैत का साफ तौर पर यही कहना है कि एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर जो बात की जा रही है, इसके सरकार उनसे कोई बात करने के लिए अभी तैयार नहीं है। वहीं अगर बात की जाए तो संयुक्त किसान मोर्चा में आज हरियाणा पंजाब के किसानों को आगे की जो परेशानी उनको देखने को मिल रही थी, उसको लेकर एक मीटिंग की गई है। वहीं राकेश टिकैत का साफ तौर पर यही कहना है कि केंद्र सरकार ने जो राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि किसानों के जो भी केस है वो वापस हो जाएं, उसको लेकर उन्होंने एक अच्छी पहल माना है। वहीं राकेश टिकैत साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अगर किसानों के और भी मांगे मान ली जाती हैं तो हम बहुत जल्द यहाँ से आंदोलन खाली कर देंगे। क्षेत्र में एचआईवी मामले में वृद्धि देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष करीब 2.5 गुना एचआईवी के मरीज मिले हैं, जो एक कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय अवश्य कहा जा सकता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार इसको एक जागरूकता भी कही जा सकती है, क्योंकि वर्ष 2020 में कोरोना के चलते जागरूकता पब्लिक के अंदर इतनी नहीं थी और ना ही घरौंडा क्षेत्र में इस प्रकार का कोई कैंप इत्यादि या कोई सेंटर बनाया गया था जिसको लेकर पब्लिक में जागरूकता की जाए और पब्लिक की जांच की जा सके। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो पिछले करीब 9 वर्ष के आंकड़ों को उठाकर देखें तो
करीब 28,000 जो लोग हैं उनके HIV के टेस्ट हुए थे, जिसमें 150 जो मरीज हैं वो HIV पॉजिटिव मिले थे, जिसमें 22 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पिछले 2020 में HIV के मरीज है जो गरोंडा क्षेत्र में जिनकी संख्या 6 थी और अब 2021 में इनकी संख्या बढ़कर 15 हो गई है, जो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय अलग बिल्कुल है। लेकिन स्वास्थ्य विभागाधिकारी मुनीश गोयल के अनुसार पिछले 1 वर्ष में जिस प्रकार से कोरोना की छटने के बाद जो जागरूकता कैंप लगाए गए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो पब्लिक है वो जागरूक हुई है और वो निसंकोच आगे आकर एड्स की जो है वो जांच करवा रहे हैं, जिसमें ये मरीज आगे आ रहे हैं और देखने को मिल रहे हैं। चरखी दादरी जिले में डेंगू के डंक का कहर जारी है। जिले में अब तक 550 डेंगू के पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, तो वहीं जिले में एक डेंगू की वजह से मौत भी हो चुकी है। जब इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन पवार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नया बना है और शहर में डेवलप के कार्य जो हमने 300 प्लाट ऐसे चिन्हित किए हैं जहां पर सिर्फ 4 दीवारी की हुई है और बरसात का सीजन होने की वजह से वहां पानी इकट्ठा हो गया था और डेंगू के लार्वा पैदा हो रहा है। वहीं डॉक्टर सुदर्शन पवार ने आमजन से अपील करते हुए कही कि अपने आसपास पानी को इकट्ठा न होने दें। अगर पानी इकट्ठा है तो उसमें तेल डाल दें और फुल बाजू के कपड़े पहने। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम क्षेत्र में लगातार फॉगिंग कर रही है और आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है। के मौसम को देखते हुए रेलवे विभाग ने अपनी कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है या आंशिक रूप से बंद कर दिया है, जिसको लेकर दैनिक यात्री भारी परेशानी में आ गए हैं। आपको बता दें कि अंबाला से चलकर दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन शैलजा एक्सप्रेस को भी बिना नोटिस दिए रेलवे विभाग ने बंद कर दिया। इस ट्रेन में बराड़ा के लगभग 50 गाँव के 300 दैनिक यात्री सफ़र करते थे। ये वो यात्री थे जो यमुनानगर या अंबाला फैक्ट्रियों में जाकर अपनी जीविका चला रहे थे। इस ट्रेन के बंद होने से जो दैनिक यात्री थे यमुनानगर या अंबाला जाकर मजदूरी करते थे उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन यात्रियों ने आज बराड़ा के स्टेशन पर जमकर प्रदर्शन और रेलवे विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं इन यात्रियों ने रेलवे विभाग से कोई ट्रेन अंबाला से सहारनपुर तक सुबह के टाइम चलाने की विनती भी की है।